हाँ बच्चों, तो आज तुम लोग को हम पढ़ाएंगे कोरिलेशन। इसमें बताएंगे कि कोरिलेशन क्या क्या मतलब होता है, कोरिलेशन कैसे हम निकालते हैं, और फिर एग्जाम्पल देकर ही बताएंगे तुम लोग को हम कि कोई हमारे पास डेटा है, कोई स्कोर है, तो उसका हम कोरिलेशन कैसे निकालेंगे। लेकिन पहले हम तुमको यह बता दें कि कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। कोरिलेशन का मतलब जानने के पहले यह जानना जरूरी है कि वेरिएबल क्या होता है। हम तुम लोगों को कई बार बता चुके हैं कि वेरिएबल वेरिएबल जिसको हिंदी में चर कहते हैं। वेरिएबल वह किसी वस्तु का गुण, किसी घटना का गुण या किसी अवस्था है, किसी वस्तु की या किसी घटना या किसी अवस्था का वह गुण जो वैरी करे, जिसमें परिवर्तन हो, उसको कहते हैं वेरिएबल। यदि दो वेरिएबल हमारे पास है, एक वेरिएबल के बढ़ने घटने से दूसरा वेरिएबल भी यदि घटता बढ़ता है, तो इस प्रकार के संबंध को हम कहते हैं हिंदी में सहसंबंध और अंग्रेजी में कहते हैं उसको कोरिलेशन। फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए। कोरिलेशन का मतलब होता है कि जब दो वेरिएबल, मान लेते हैं एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y, तो दो में से एक वेरिएबल के घटने या बढ़ने से दूसरा वेरिएबल घटे या बढ़े, x के घटने बढ़ने से y घटे या बढ़े, तो इस प्रकार का जो संबंध होता है उस संबंध को हम कहते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन को हम मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव कोरिलेशन और दूसरे को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव कोरिलेशन। क्वालिटेटिव कोरिलेशन दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं लीनियर और एक को कहते हैं कर्वीलिनियर। इसी तरह से क्वांटिटेटिव कोरिलेशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, एक को कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। तो आप सवाल हमसे करेंगे कि सर यह दो प्रकार का कोरिलेशन होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो किसको कहेंगे क्वालिटेटिव कोरिलेशन और किसको कहेंगे क्वांटिटेटिव कोरिलेशन। यदि दो वेरिएबल के क्वालिटी के बीच संबंध देखना हो तो वैसे कोरिलेशन को हम कहते हैं क्वालिटेटिव कोरिलेशन। तो क्वालिटेटिव कोरिलेशन होता है दो प्रकार का, एक को कहते हैं लीनियर कोरिलेशन और दूसरे को कहते हैं कर्वीलिनियर कोरिलेशन। जैसे कि एक वेरिएबल के बढ़ने से जिस प्रोपोर्शन में एक वेरिएबल बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शन में दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, तो ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन का यहाँ देख लीजिए कैसा फोटो बनेगा, इस प्रकार। ये ग्राफ यदि बना यदि हम, तो इस प्रकार ग्राफ बढ़ेगा। जैसे जैसे आदमी का हाइट बढ़ते जाता है, आदमी का वेट भी बढ़ते जाता है। आदमी के हाइट बढ़ने के साथ साथ आदमी का वेट जो भी बढ़ते जाता है। जिस रफ्तार में हाइट बढ़ता है उसी रफ्तार में क्या होता है, वेट भी बढ़ता है। तो इस प्रकार का जो ग्राफ आता है, इस ग्राफ को हम कहते हैं लीनियर। तो इस प्रकार के कोरिलेशन को हम कहेंगे लीनियर कोरिलेशन। तो क्वालिटेटिव कोरिलेशन का एक प्रकार है लीनियर कोरिलेशन और दूसरा प्रकार है उसको कहते हैं कर्वीलिनियर कोरिलेशन। अर्थात यह लाइन हमेशा स्ट्रेट नहीं होता है, या तो आगे चलने के बाद घट जाता है या आगे चलने के बाद बढ़ जाता है। जैसे एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी उसी रफ्तार में नहीं बढ़े बल्कि आगे जाकर के उसमें थोड़ा सा उसके स्पीड में कमी आ जाए, तो उस तरह के रिलेशन को कहेंगे हम कर्वीलिनियर। जैसे वह उसका एग्जांपल बताते हैं, इस प्रकार का आता है। जैसे प्रैक्टिस आप जैसे जैसे कराएंगे लोगों में लर्निंग वैसे वैसे बढ़ते जाएगी, लेकिन देखते हैं कि एक सर्टेन समय के बाद प्रैक्टिस बढ़ाने के बाद भी उसी स्पीड में लर्निंग नहीं बढ़ती है, बल्कि आगे जाकर के क्या होता है, वो ग्राफ में थोड़ा सा प्लाटू टाइप का आने लगता है। एक डाउनवर्ड, इसको कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न, एक डिमिनिशिंग रिटर्न आने लगता है। तो इस प्रकार के कोरिलेशन को हम कहते हैं कर्वीलिनियर कोरिलेशन। क्लियर हो गया। हम बताया पहले कि कोरिलेशन दो प्रकार का, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव दो प्रकार का, लीनियर और कर्वीलिनियर। अब आपको बताते हैं कि क्वांटिटेटिव कोरिलेशन भी दो प्रकार का होता है। हालांकि कुछ लोग कहना है कि तीन प्रकार का होता है। ऐसे एक को हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, एक को कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन और तीसरे को कहते हैं जीरो कोरिलेशन। अर्थात जब किसी दो वेरिएबल के मात्रा के बीच संबंध देखना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव कोरिलेशन। यदि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता हो तो ऐसे संबंध को कहेंगे हम पॉजिटिव कोरिलेशन, धनात्मक सहसंबंध। परंतु जब एक वेरिएबल के बढ़ने से
दूसरा वेरिएबल बढ़े, सॉरी एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल घटे, या x के घटने से y बढ़े। यदि x बढ़ता है तो y घटता है और x घटता है तो y बढ़ता है, अर्थात संबंध कैसा है? अपोजिट। तो ऐसे सहसंबंध को हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। और तीसरा कोरिलेशन है क्वांटिटेटिव कोरिलेशन का तीसरा जो टाइप है उसको कहते हैं जीरो कोरिलेशन। अर्थात एक वेरिएबल, मान लेते हैं x एक वेरिएबल है, x वेरिएबल के बढ़ने या घटने से y वेरिएबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, घटता बढ़ता नहीं है। तो इस प्रकार के सहसंबंध को हम कहते हैं नो कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन, या हिंदी में कहते हैं उसको शून्य सहसंबंध। क्लियर है? अब कोरिलेशन को यदि आप मेजर करेंगे तो एक चीज जान लीजिए, कोरिलेशन का जो मेजर करने के कई तरीके हैं, तो उसकी चर्चा आगे हम करेंगे। लेकिन कोरिलेशन का जो वैल्यू होता है मैक्सिमम होता है कितना? 1 होता है। हमेशा कोरिलेशन कितना आएगा? मैक्सिमम 1 से ज्यादा कोरिलेशन नहीं होगा। अर्थात कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है -1 से लेकर के +1 के बीच में वैरी करता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट हमेशा -1 से लेकर के +1 के बीच में वैरी करता है। अब कोरिलेशन निकालने के कई तरीके हैं। मोटे तौर पर 2 इंपॉर्टेंट है तरीका कोरिलेशन निकालने का। सिंपल कोरिलेशन निकालने के 2 तरीके हैं। एक को कहते हैं स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस और दूसरे को कहते हैं हम पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन निकालने के 2 तरीके। एक को पियर्सन ने जिस कोरिलेशन की विधि को उल्लेख किया था, विकसित किया था, उसको कहते हैं प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। और स्पीयरमैन ने जिस कोरिलेशन की विधि का उल्लेख किया था उसको हम कहते हैं स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड। तो पियर्सन का जो कोरिलेशन निकालने का जो मेथड था प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, उस प्रोडक्ट मोमेंट मेथड से कोरिलेशन निकालते हैं, उसको हम स्मॉल r से उसको डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं? इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। पियर्सन ने जो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन दिया था उसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, जबकि चार्ल्स स्पीयरमैन ने कोरिलेशन निकालने की एक विधि दिया था जिसका नाम क्या बताए? हम नाम बताया रैंक डिफरेंस मेथड। इस रैंक डिफरेंस मेथड से जो कोरिलेशन निकालते हैं उस कोरिलेशन के सिंबल को कहते हैं हम रो, RHO, लेकिन लिखते हैं ऐसा। यह जो P साइज का, P तरह का होता है, हल्का सा उसमें टेढ़ा, हल्का टेढ़ा P, इस तरह का जो सिंबल होता है उसको कहते हैं रो। रो बोलेंगे क्या? रो, RHO रो, लेकिन लिखेंगे कैसा? सिंबल उसका होता है P में हल्का सा टेढ़ापन उसमें होता है। तो अभी आपको हम बताएंगे कि प्रोडक्ट मोमेंट मेथड माने कि स्मॉल r, अर्थात पियर्सन के विधि से प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कैसे निकालेंगे। हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल x का डेटा है और y वेरिएबल पर डेटा हमारे पास है, और हमको दिखाना है कि x और y के बीच में संबंध है कि नहीं। तो पियर्सन का जो मेथड है प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, उससे हम कोरिलेशन कैसे निकालेंगे यह आपको भी हम बता दें। आपको मैं बताऊं कि उन्होंने जो मेथड दिया था पियर्सन ने जो मेथड दिया था कोरिलेशन निकालने का, उस मेथड का फॉर्मूला इस प्रकार दिया हुआ है। R = R का मतलब क्या हो गया? स्मॉल r का मतलब हो गया पियर्सन का कोरिलेशन। तो पियर्सन का कोरिलेशन का जो फॉर्मूला भी कई प्रकार का है, लेकिन जो सबसे सिंपल फॉर्मूला जो है जिसको कहते हैं शॉर्ट मेथड, उस शॉर्ट मेथड वाला फॉर्मूला है R = समेशन x' y' डिवाइडेड बाई n माइनस cx इंटू cy डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y। यह फॉर्मूला है, इसको कहते हैं हम शॉर्ट मेथड। पियर्सन के कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के कई फार्मूले हैं। लॉन्ग मेथड है, शॉर्ट मेथड है, रॉ मेथड है, लेकिन सबसे आसान विधि जो कोरिलेशन निकालने का है पियर्सन के कोरिलेशन का, वह फार्मूला है R = फिर से सुन लीजिए, समेशन x' y' डिवाइडेड बाई n माइनस cx इंटू cy बटे डेल्टा x, या इसको SDX कहेंगे, डेल्टा y या SDY। क्लियर? यह फार्मूला है। और हमारे पास सवाल एक आया है
कि किसी क्लास में 10 लड़के हैं। 10 लड़कों ने पहला एग्जाम दिया हिस्ट्री का और दूसरा एग्जाम दिया उसने साइकोलॉजी का। एक एग्जाम दिया हिस्ट्री का और एक एग्जाम दिया साइकोलॉजी का। हिस्ट्री का जो एग्जाम दिया उसको हम कहते हैं, मान लेते हैं एक्स, और साइकोलॉजी का जो एग्जामिनेशन दिया उसको मान लेते हैं वाई। कितने बच्चे ने एग्जाम दिया? 10 बच्चा ने 2 पेपर का एग्जाम दिया, हिस्ट्री का और साइकोलॉजी का। हिस्ट्री का जो एग्जाम दिया उसमें रोल नंबर 1 को आया 10 नंबर, रोल नंबर 2 को आया 8, रोल नंबर 3 को आया 6, रोल नंबर 4 का आया 7। इसी प्रकार से 8, 6, 5, 9, 11, 9 इस तरह से मार्क्स आया। वही 10 बच्चा जब फिर एग्जाम दिया है साइकोलॉजी का तो उसको मार्क्स आया है 12, 9, 7, 8, 6, 4, 9, 12, 10। अब कहते हैं कि यह हिस्ट्री का जो एग्जाम का जो रिजल्ट है, मार्क्स है, साइकोलॉजी के जो मार्क्स का जो यहाँ दिया हुआ है, क्या इस दोनों मार्क्स के बीच में कोई रिलेशन है? क्या जिस बच्चे को हिस्ट्री में अधिक नंबर है, क्या उस बच्चे को साइकोलॉजी में भी अच्छा किया है? या जो बच्चा हिस्ट्री में अच्छा नहीं कर पाया है, क्या साइकोलॉजी में अच्छा किया है या नहीं किया है? अर्थात हिस्ट्री के एग्जाम के स्कोर और साइकोलॉजी के एग्जाम के स्कोर के बीच में संबंध कैसा है? तो संबंध कैसा है, अर्थात कोरिलेशन क्या है? तो कोरिलेशन निकालना हमको है, तो कैसे निकालेंगे हम? तो कोरिलेशन निकालने के लिए आसान तरीका है कि हम जानते हैं कि यह फार्मूला है, कोरिलेशन निकालने का यह फार्मूला है। इस फार्मूले में दिया हुआ है समेशन x डैश y डैश डिवाइडेड बाई n माइनस cx इंटू cy डिवाइडेड बाई sdx इंटू sdy। तो पहले हमको क्या निकालना है? यहाँ पर है x डैश निकालना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कैपिटल X और कैपिटल Y, और यहाँ दिया हुआ है स्मॉल x डैश और स्मॉल डैश y दिया हुआ है। तो हमको पहले निकालना पड़ेगा स्मॉल x डैश कैसे निकलेगा, इस कैपिटल X से स्मॉल x डैश कैसे निकलेगा। बहुत सिंपल तरीका है। तरीका यह है कि यह x डैश जो है इसको कहते हैं हम एज्यूम्ड डेविएशन, माने कि अनुमानित विचलन। डेविएशन कैसा? अनुमानित, इसलिए हमने x डैश दिया है। यदि x डैश नहीं देते तो उसको हम कहते हैं एक्चुअल डेविएशन, लेकिन यहाँ डैश का मतलब है एज्यूम्ड डेविएशन। कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला है x डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है स्कोर माइनस मीन। अर्थात यदि आप x निकालना चाहते हैं, स्मॉल x डैश निकालना चाहते हैं, तो इस x में क्या कर लीजिए? मीन निकाल लीजिए। किसका मीन? x का मीन निकाल लीजिए। x का मीन कैसे निकालेंगे? x का मीन निकालने का फॉर्मूला है मीन x बराबर कैपिटल X डिवाइडेड बाई n। यहाँ पर देख लीजिए मीन x बराबर समेशन x डिवाइडेड बाई n। अर्थात जो x का स्कोर है उसको हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। समेशन x मतलब सारे स्कोर को हमने जोड़ दिया, तो सारे स्कोर को हम जोड़ते हैं तो रिजल्ट आता कितना है? 79। तो समेशन x कितना हो गया? 79। कहता है कि समेशन x डिवाइडेड बाई n, तो डिवाइडेड बाई n का मतलब हुआ कि n से डिवाइड करना है। तो n से डिवाइड करने माने n क्या है? लोगों की संख्या, टोटल नंबर। टोटल कितने बच्चे हैं हमारे क्लास में हैं? हमारे क्लास में कुल 10 बच्चे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बच्चे हैं। तो 79 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 7.9। यह कितना आ गया? मीन कितना आ गया? 7.9। अब 7.9 जो यह मीन आ गया, तो अब हम करते क्या है यहाँ पर कि इस 7.9 में 7 को मान लेते हैं एज्यूम्ड मीन, 7 को मान लेते हैं हम एज्यूम्ड मीन, और 0.9 को मान लेते हैं करेक्शन x। 0.9 को मान लेते हैं करेक्शन x। ऐसा इसलिए मान लेते हैं क्योंकि आगे चल कर के जो है ये जो माइनस करेंगे x से, जो मीन को माइनस करेंगे, जैसे x यहाँ पर दिया हुआ है 10 में से घटाएंगे 7.9, तो सवाल के में डेविएशन करने में, घटाव करने में थोड़ी परेशानी होगी। तो परेशानी से बचने के लिए, कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने क्या किया है? 0.9 को मान लिया करेक्शन और 7 को मान लिया है मीन। इसी प्रकार से हमने क्या किया है? मीन y निकाल लिया है। y के सारे स्कोर को हमने जोड़ दिया। जब सारे स्कोर को जब जोड़ दिया तो आ गया रिजल्ट कितना? 85। जोड़ने पर देखिएगा, सबको जोड़िए तो जोड़ने पर आता है 85। अब क्या करते हैं? फॉर्मूला हम जानते हैं मीन का। y का मीन कैसे निकलेगा? मीन y बराबर समेशन y डिवाइडेड बाई n। तो समेशन y कितना आया है? 85। 85 को n माने कितना? 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे से यदि उसको भाग देते हैं तो 85 बाई 10 कितना हो जाएगा? 0.85।
यहाँ पर 8 मान लेते हैं हम एज्यूम्ड मीन, 8 मान लेते हैं हम एज्यूम्ड मीन AMY, और 0.5 मान लेते हैं CY। जैसे यहाँ पर करेक्शन एक्स में क्या किया है, पॉइंट के बाद वाला पॉइंट को हम करेक्शन मान लिया है, यहाँ भी पॉइंट के दाहिने तरफ वाला जो अंक है उसको मान लिया है करेक्शन Y। तो यहाँ हो गया, यह हो गया मीन करेक्शन Y, और ये हो गया करेक्शन X। ये क्या है, एज्यूम्ड मीन X, और ये क्या हो गया, एज्यूम्ड मीन Y। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमको X डैश और Y डैश निकालना आसान होगा। कैसे निकाल लेंगे, अब यह जो मीन को वैल्यू है, इस या X का जो स्कोर है, इस स्कोर में सब में क्या करेंगे, हम मीन X घटा लेंगे। मीन X कैसा, एज्यूम्ड मीन घटा लेंगे। जैसे 10 है तो 10 में से कितना घटाएंगे हम, एज्यूम्ड मीन माना है हमने 7, यहाँ देख लीजिए एज्यूम्ड मीन माना है हमने 7, तो क्या करेंगे 10 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो हमने यहाँ X डैश के नीचे लिख दिया है 3। क्यों लिखा है, क्योंकि 10 में से जब 7 घटाएंगे आप तो आ जाएगा 3। इसी प्रकार से 8 में से सब जब 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। अब 6 में से 7 घटाएंगे तो 6 कम है और 7 ज़्यादा है, तो क्या होगा, 6 - 7 = -1। इसी प्रकार 7 को मीन, यहाँ पर कितना है 7, 7 को 7 से घटाएंगे तो 0, 8 को फिर 7 से घटाएंगे तो 1, 6 को फिर 7 से घटाएंगे तो -1, 5 को 7 से घटाएंगे तो -2, 9 को 7 से घटाएंगे तो 2, 11 को 7 से घटाएंगे तो 4, और 9 को 7 से घटाएंगे तो 2। ये हमको निकल गया X डैश। इसी प्रकार से हम Y डैश निकालेंगे। Y डैश के लिए क्या करना पड़ेगा, यह जो Y का स्कोर है, इस Y के स्कोर में क्या घटाएंगे हम, एज्यूम्ड मीन Y घटाएंगे। और एज्यूम्ड मीन Y कितना निकाल चुके हैं हम, 8 निकाल चुके हैं। अर्थात Y के सारे स्कोर में क्या करेंगे हम, 8 को घटाएंगे तो Y डैश निकल जाएगा। जैसे 12 में से 8 गया तो 4, 9 में से 8 गया तो 1, 7 में से 8 गया तो -1, 8 में से 8 गया तो 0, 8 में से 8 गया तो 0, 6 में से 8 गया तो -2। इस तरह से हमने यहाँ पर निकाल लिया। यह जब निकल गया, यह जब 2 चीज निकल गया, तब हमको क्या करना है, देखिए फॉर्मूला में लिखा हुआ है R = समेशन X डैश Y डैश डिवाइडेड बाई N माइनस CX × CY। अर्थात पहले X डैश और Y डैश को क्या करना है, हमको गुना कर लेना है, मल्टीप्लाई करना है। X डैश के वैल्यू और Y डैश वैल्यू को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इस तरह से सबको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वैल्यू होगा सो लिख देंगे। लिखने के बाद क्या लिखा हुआ है, समेशन X डैश Y डैश, अर्थात X डैश Y डैश जब निकल गया है तो सबको जोड़ लीजिए। तो 12, 1, 1, 0, 0, 2, 8, 2, 16, 4, यह जो वैल्यू आया है सबको यदि जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 46। अर्थात समेशन X डैश Y डैश कितना आ गया, 46 आ गया। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमको यह वैल्यू निकल गया और मीन तो निकला हुआ, सॉरी n तो निकला हुआ है ही। n क्या है, n जानते हैं कि n कितना है, 10। और समेशन X डैश कितना, X डैश Y डैश कितना निकल गया हमको, 46 निकल गया। अब है CX तो निकला हुआ है 0.9 और CY कितना निकला है, 0.5। अब क्या निकालना रह गया, केवल अब हमको निकालना रह गया X का SD और Y का SD, अर्थात X का स्टैंडर्ड डिवीजन और Y का स्टैंडर्ड डिवीजन। अब है कि X का स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकालेंगे और Y का स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकालेंगे। तो पहले फॉर्मूला पर आप आइए। तो यहां लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डिवीजन X बराबर स्क्वायर रूट माने रूट ओवर समेशन X डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N माइनस CX का होल स्क्वायर। फिर से सुन लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X इज इक्वल टू रूट ओवर समेशन X डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई N माइनस C डैश का होल स्क्वायर। यह फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में देखिए, गौर कीजिए, क्या निकालना है, X डैश निकालना है और X डैश का फिर स्क्वायर निकालना है। CX का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो CX तो हमारे पास निकला हुआ पहले से है, 0.9 निकला हुआ है। X डैश भी निकला हुआ है, लेकिन X डैश का स्क्वायर निकला हुआ हमको नहीं है, तो X डैश का स्क्वायर निकलेगा। देखिए X डैश निकला हुआ है, X डैश जब निकला हुआ है तो X डैश का स्क्वायर निकल जाएगा ना। कैसे निकलेगा, X डैश को X डैश से ही गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, X डैश का स्क्वायर आ जाएगा। जैसे 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9,
1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, -1 को -1 से गुना करेंगे तो 1, 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0, है ना। फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इस तरह से जो एक्स स्क्वायर निकल गया, इस एक्स स्क्वायर को हम आप क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। जब सबको हम जोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आता है 41, अर्थात समेशन एक्स डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 41। देखिए एक्स डैश स्क्वायर निकल गया कितना हमको 41। अब क्या किया 41, एन कितना है 10 बच्चे हैं तो 41 डिवाइडेड बाई एन कितना है 10, तो 41/10 माइनस करेक्शन एक्स कितना है निकाल चुके हैं 0.9, तो 0.9 को जब 0.9 से स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा 0.81, और 41 को जब 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.41। अब क्या करेंगे 0.41 को 0.81 से घटा लेंगे। जब 0.10 को 0.81 से घटा लेंगे तो आएगा हमको 3.29, कितना आएगा 3.29 आएगा। अब 3.29 का हमको क्या कर लिया स्क्वायर रूट निकाल लिया। जब स्क्वायर रूट निकालते हैं 3.29 का तो वैल्यू कितना आ जाता है 1.81, अर्थात स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स कितना निकल गया हमको 1.81 निकल गया। और जब हमको स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स निकल गया तो उसी पैटर्न पर हम स्टैंडर्ड डिवीजन क्या वाई भी निकालेंगे। अब लिखते हैं फार्मूला, हम स्टैंडर्ड डिवीजन वाई का फार्मूला भी ऐसा ही होगा, क्या होगा रूट अंडर समेशन वाई डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस सी वाई का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स का जो फार्मूला है सेम फार्मूला स्टैंडर्ड डिवीजन वाई का है, अंतर केवल क्या है यहाँ पर एक्स दिया हुआ है और यहाँ क्या दिया हुआ है वाई दिया हुआ है। तो क्या है यहाँ पर फार्मूला में रूट अंडर समेशन वाई डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस सी वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ कहता है कि वाई डैश स्क्वायर, वाई डैश स्क्वायर का मतलब हुआ कि पहले वाई डैश निकालेंगे और वाई डैश जब निकल जाएगा तो उसको वाई डैश को वाई डैश से गुना कर देंगे तो वाई डैश स्क्वायर निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर वाई डैश ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे हम वाई स्क्वायर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वाई के वैल्यू को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई डैश स्क्वायर निकल जाएगा। जैसे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौका 16, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर -2 है। -2 को -2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4, -4 को -4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 16, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। इस तरह से सारे वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे जब वाई डैश स्क्वायर निकल गया तो सारे को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा समेशन वाई डैश स्क्वायर। इस सिग्मा का मतलब हुआ है सम टोटल, समेशन वाई डैश स्क्वायर। कैसे निकलेगा अब सारे वैल्यू को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। जोड़ने पर आता है कितना हमको वैल्यू 59 आता है। और यह जो 59 वैल्यू आया है तो यहाँ लिखिए समेशन वाई डैश स्क्वायर जगह लिखिए 59, यानी कितना है 10 बच्चे हैं डिवाइडेड बाई 10 माइनस सी वाई का होल स्क्वायर। सी वाई कितना निकाल चुके हैं हम 0.5, तो 0.5 का होल स्क्वायर। अब देखिए 59 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.9। अब 0.5 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25। अब 5.9 को 0.25 से क्या करेंगे हम घटा लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 5.65। और जब इसका हम निकाल लेंगे स्क्वायर रूट, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको स्क्वायर रूट निकालिएगा तो आ जाएगा 2.38। तो एस डी वाई कितना आ गया 2.38 और एस डी एक्स कितना आ गया हमको पहले 1.81, यह दोनों निकल गया। अब हम यहाँ फिर फार्मूला को यहाँ लिख देते हैं कोरिलेशन का फार्मूला होता है r इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू समेशन x डैश y डैश डिवाइडेड बाई n माइनस सी एक्स इंटू सी वाई डिवाइडेड बाई n, सॉरी समेशन x डैश y डैश डिवाइडेड बाई n माइनस सी एक्स इंटू सी वाई डिवाइडेड बाई एस डी एक्स इंटू एस डी वाई। अब सारे जो जितना वैल्यू निकाला है सबको हम यहाँ पर पुट करेंगे। समेशन x डैश y डैश हम निकाल चुके हैं कितना है 41, ये जो है x डैश सॉरी 46, समेशन x डैश y डैश कितना है 46, तो ये हो जाएगा 46।
गलती हो गया, ठीक है। अब क्या है, 46 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा यह 4.6। अब क्या है यहाँ पर, यह देख लीजिए, अब है कि CX इंटू CY। CX कितना है 0.9 और CY कितना है 0.5। तो 9.9 को 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0.45। अब SDX का वैल्यू यहाँ डाल दिया 1.81, देखिए 1.81, और SDY का वैल्यू कितना दे दिया हमने 2.38। अब करना क्या है, 4.46 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 46 को 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना है 4.6 आता है, माइनस इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.45 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जब इस दोनों वैल्यू को गुना करेंगे तो आ जाएगा 4.31। अब क्या करेंगे, अब इसको माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा 4. कितना आ जाएगा, ये जाएगा 10 में से 5 गया तो 5, और इसमें से 5 में 4 गया तो 1, 4.15 कितना आ गया 4.15। क्लियर है यहाँ तक। जब 4.15 आ गया तो अब क्या करेंगे, 4.15 को हम डिवाइड करेंगे 4.31 से। इसको किससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू 0.9, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 मिनट 0.96, वैल्यू आ जाता है 0.96। अर्थात कोरिलेशन कितना निकल गया, कोरिलेशन निकल गया तो R बराबर 0.96। हम बता चुके हैं कि कोरिलेशन का वैल्यू हमेशा 1 से कम आता है, तो यहाँ 1 से कम वैल्यू है ना 0.96। अब R इज इक्वल टू 0.96, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तब तक हमको पता नहीं चलेगा जब तक हम DF वैल्यू नहीं निकालते हैं। तो DF वैल्यू निकालने का तरीका है, DF निकालने का फॉर्मूला है DF इज इक्वल टू n-2। n-2 माने 10-2, और 10 को 2 से घटाएंगे, यानी कितना हमारे पास 10 है, 10 में से 2 घटा दिया तो 8। अब क्या करते हैं, यह 8 को अब कोरिलेशन को का एक टेबल आता है, पियर्सन के कोरिलेशन का DF टेबल आता है। उस DF टेबल में देखते हैं तो हम पाते हैं कि जब DF 9 होता है तो 0.01 लेवल पर सिग्निफिकेंट होने के लिए, कोरिलेशन को 0.01 लेवल पर सिग्निफिकेंट होने के लिए 0.765 वैल्यू आना चाहिए, लेकिन हमारा रिजल्ट इससे ज़्यादा है। कितना है 0.96 है, माने 0.76 से ज़्यादा वैल्यू मेरा आया है। इसका मतलब है कि हमारा कोरिलेशन जो है सिग्निफिकेंट है, अर्थात P लेस देन 0.01, अर्थात 99% केस में हमारा कोरिलेशन यह बताता है कि X और Y के बीच में क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्यों पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर कोई सिंबल नहीं, माइनस का सिंबल आता है तो कहते हैं कि नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर कोई सिंबल नहीं, इसका मतलब कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसका मतलब है कि X के बढ़ने से Y बढ़ता है, X के घटने से Y घटता है, अर्थात X और Y के बीच में सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन है। इतना तो क्लियर हो गया। सबसे आसान तरीका है कोरिलेशन इसको निकालने का। इस तरह से कोरिलेशन निकालेंगे तो बड़ी आसानी से कोरिलेशन निकल जाएगा। चलो, थैंक यू।